नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं उस चीज को समझने के लिए जिससे सब कुछ बना है। हम परमाणु यानी एटम की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा कण केमिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली पीरियोडिक टेबल के सारे राज खोल देता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स आखिर बना किस चीज से है? ये तारे, ये ग्रह और हम खुद, हमारी सबसे बुनियादी चीज क्या है? और इसका जवाब है परमाणु। यही हमारी आज की कहानी का हीरो है। ब्रह्मांड में दिखने वाली हर चीज का आधार यही छोटा सा कण है जो हर चीज को मुमकिन बनाता है। तो हमारे सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम परमाणु के अंदर मौजूद कणों से मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि वक्त के साथ परमाणु के बारे में हमारी समझ कैसे बदली। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का सटीक पता समझेंगे, फिर उन नियमों को जानेंगे जो इन्हें अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, और आखिर में इस राज से पर्दा उठाएंगे कि ये सब मिलकर पीरियोडिक टेबल का वो खूबसूरत पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके हिस्सों को जानना। तो आइए पहले एटम यानी परमाणु के परिवार से मिलते हैं। तो परमाणु के अंदर ना 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। प्रोटॉन, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये केंद्र के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ देखिए, पूरी कहानी एक साथ दिखती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों तो एटम के दिल में यानी न्यूक्लियस नाम के एक छोटे घने सेंटर में रहते हैं, और जो हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर चक्कर काटते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इन तीनों की खोज भी अलग अलग साइंटिस्ट ने की, जिससे धीरे धीरे एटम की पूरी तस्वीर हमारे सामने आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एटम की ये जो तस्वीर है ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये धीरे धीरे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह सामने आई है। तो हुआ ये कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली सी परत ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी, और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे आर पार निकल गए, जिसका मतलब था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। पर कुछ का वापस उछलना ऐसा था जैसे वो किसी बहुत ठोस चीज से टकराए हों। और इसी एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने अपना फेमस सोलर सिस्टम मॉडल दिया। उन्होंने कहा, अरे एटम के बीच में एक छोटा सा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे हमारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिजिक्स का सीधा सा नियम है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते पॉजिटिव न्यूक्लियस में जाके गिर क्यों नहीं जाते? एटम तबाह क्यों नहीं हो जाता? इस गुत्थी को सुलझाया नील्स बोहर ने। उन्होंने कहा, नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी नहीं घूमते। उनकी अपनी फिक्स्ड जगहें होती हैं, जिन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। और जब तक वो अपनी इन पटरियों पर हैं, तब तक वो एनर्जी नहीं खोते, और इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते। इसी से एटम को वो स्टेबिलिटी मिली जिसकी उसे जरूरत थी। बोहर का मॉडल बहुत बड़ी बात थी, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये और भी गहरी हो जाती है। किसी इलेक्ट्रॉन की सही सही लोकेशन और एनर्जी बताने के लिए हमें एक और भी एडवांस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और यही एंट्री होती है क्वांटम नंबर्स की। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं? इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन का पता है। जी हां, उसका एड्रेस। जैसे किसी का एड्रेस हमें बताता है कि वो कहां मिलेगा, वैसे ही ये 4 क्वांटम नंबर्स का सेट हमें एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एकदम सटीक पता बता देता है। तो इस एड्रेस के 4 हिस्से हैं। पहला है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे शहर मान लीजिए। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन एनर्जी शेल में है। फिर आता है l, एजीमुथल। ये है उस शहर का मोहल्ला। ये ऑर्बिटल की शेप बताता है। तीसरा है m, मैग्नेटिक। ये हो गई गली, ऑर्बिटल स्पेस में किस तरफ है। और आखिर में s, स्पिन। ये है घर का नंबर, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सिस्टम तो है, पर सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन इन घरों में, इन पतों पर रहते कैसे हैं? क्या कोई भी कहीं भी चला जाता है? नहीं, इसके लिए कुछ बहुत ही खास नियम हैं। सबसे पहला नियम है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना या बनाना। और ये नियम बहुत सीधा है।
इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाली खाली जगह को पहले भरते हैं, मतलब वो एनर्जी की सीढ़ी नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं। अगला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक फंडामेंटल रूल है जो कहता है कि एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यानी चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। हर इलेक्ट्रॉन यूनिक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं भी तो उनका स्पिन अलग होगा, एक का ऊपर तो दूसरे का नीचे। और आखिर में एक ऐसा नियम जो मुझे बहुत पसंद है, हुंड्स रूल, और इसे याद रखने का सबसे मजेदार तरीका है बस की सीट का नियम। सोचिए, जब हम किसी खाली बस में चढ़ते हैं तो क्या करते हैं? हम सीधे जाकर किसी के बगल में बैठ जाते हैं या पहले खाली सीट ढूंढते हैं? जाहिर है खाली सीट पर बैठते हैं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यही करते हैं। जब एक ही एनर्जी लेवल पर कई ऑर्बिटल्स खाली हों तो वो पहले सब में एक एक करके भरते हैं। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके बाद ही वो जोड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो अब वक्त आ गया है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का। हमने पार्टिकल्स के बारे में जाना, मॉडल्स देखे और नियम भी समझ लिए। ये सब मिलकर केमिस्ट्री के सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़ी पहेली, पीरियोडिक टेबल के राज को खोलते हैं। जरा पीरियोडिक टेबल को देखिए। ये कोई रैंडम चार्ट नहीं है। इसकी बनावट, इसकी हर एक लाइन, हर एक ब्लॉक, ये सब सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का नतीजा है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अपने शेल्स भरते हैं, ये टेबल उसी का एक विजुअल मैप है। ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हैं, ये सब उन्हीं ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं जो भरे जा रहे हैं। ये एक नक्शा है एटम की दुनिया का। और क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीके पर बना है, हम एलिमेंट्स के गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटम का साइज छोटा होता जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ते हैं। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम बड़े होते जाते हैं। ये सब कुछ उन्हीं नियमों का सीधा नतीजा है जो हमने अभी अभी सीखे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी और कमाल की बात क्या है? वो ये है कि हम बस कुछ गिने चुने पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कुछ सीधे साधे नियमों से शुरुआत करते हैं, और इन्हीं से केमिस्ट्री की पूरी दुनिया, सभी एलिमेंट्स की दुनिया एक सुंदर और प्रिडिक्टेबल पैटर्न में हमारे सामने आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करता है। अगर एटम के कुछ आसान से नियम हमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और कितने यूनिवर्सल पैटर्न होंगे, कितने गहरे राज होंगे जो बस अपने डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल के दो सबसे खास इलाकों की एक तेज और दिलचस्प सैर करने वाले हैं, एस और पी ब्लॉक्स। असल में ये वही एलिमेंट्स हैं जो हमारी दुनिया को, जैसा हम जानते हैं, बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पीरियोडिक टेबल के ये दो पड़ोस इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि हमारे फोन की बैटरी से लेकर हमारी हड्डियों तक हर चीज में ये एलिमेंट्स इतने फंडामेंटल क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पूरी पीरियोडिक टेबल असल में कुछ ब्लॉक्स में बटी हुई है, और ये बंटवारा इस एक सीधी सी बात पर टिका है, किसी भी एलिमेंट का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ये ब्लॉक आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। ये एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनका सबसे आखिरी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के घर में जाता है। इस घर को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो एस ब्लॉक के लिए ये घर है एस ऑर्बिटल, और पी ब्लॉक के लिए जाहिर है पी ऑर्बिटल। बस आज के लिए यही एक नियम याद रखना है। ठीक है, तो हमारी टूर का पहला स्टॉप है एस ब्लॉक। ये पीरियोडिक टेबल के एकदम बाईं तरफ रहने वाले बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब एस ब्लॉक में दो मेन ग्रुप्स हैं, और मजे की बात यह है कि इनके बीच का एक छोटा सा फर्क बहुत बड़ा असर डालता है। ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स के पास बस एक बाहरी इलेक्ट्रॉन NS1 होता है। वहीं ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास 2 NS2 होते हैं। सोचिए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और उनकी हार्डनेस और रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पर एक नज़र डालिए। एक पैटर्न बिल्कुल साफ नज़र आता है ना? इनके सबसे बाहरी शेल में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन NS1 होता है, और यही अकेला इलेक्ट्रॉन इनकी ज़बरदस्त रिएक्टिविटी का राज है। ये बस इसे किसी भी तरह से देना चाहते हैं, और बस यही चाहते हैं। अब इसकी तुलना ग्रुप 2 से करते हैं। यहाँ का पैटर्न है एक पूरा भरा हुआ s ऑर्बिटल NS2,
देखिए, ये एलिमेंट्स भी रिएक्टिव तो हैं, पर ग्रुप 1 के मुकाबले थोड़े ज्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत ही कमाल की और कह सकते हैं रंगीन प्रॉपर्टी है, फ्लेम टेस्ट। जब इनको गर्म किया जाता है ना, तो हर एलिमेंट अपनी एक अलग खास रंग की लौ निकालता है। जैसे लिथियम की वो गहरी लाल रंगत या सोडियम की सुनहरी पीली चमक। ये बिल्कुल उनके अपने केमिकल फिंगरप्रिंट जैसा है ना कमाल? और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के पन्नों में बंद नहीं है। लिथियम हमारे फोन और लैपटॉप की बैटरी में है, सोडियम स्ट्रीट लैम्प से लेकर हमारे खाने के नमक तक में, और कैल्शियम हमारी हड्डियों, दांतों और यहाँ तक कि सीमेंट में भी। ये वाकई में हर जगह है। तो चलिए अब पीरियोडिक टेबल के पार चलते हैं हमारी दूसरी मंजिल की ओर, पी ब्लॉक। और यहाँ आते ही इसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पी ब्लॉक की डाइवर्सिटी का कोई जवाब नहीं। ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जहाँ तीनों तरह के एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं। एल्यूमिनियम, टिन जैसे मेटल्स भी हैं, कार्बन, ऑक्सीजन जैसी नॉन मेटल्स भी हैं, और तो और सिलिकॉन जैसे मेटलॉइड्स भी। अरे यहाँ तक कि नोबल गैसें, वो भी यही हैं। और इस सारी विविधता का राज, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में छिपा है, ns² np1 से लेकर 6 तक। ये जो p ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरने की गुंजाइश है ना, यही इसे केमिकल प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी रेंज देती है। कहाँ जिंदगी का आधार कार्बन और कहाँ वो एकदम अनरिएक्टिव नियॉन गैस, सब यही हैं। अच्छा, तो अब जब हमने दोनों इलाकों की सैर कर ली है, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए उन छिपे हुए नियमों और ट्रेंड्स को देखते हैं जो इन सब पर लागू होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल कुछ बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स फॉलो करती है। जैसे अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है। और ऐसा ही कुछ प्रेडिक्टेबल पैटर्न आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी प्रॉपर्टीज में भी दिखता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि एक अजीब सी बात पर आते हैं, जो खास तौर पर पी ब्लॉक के भारी एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहेली ये है, लेड और थैलियम जैसे भारी भरकम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं? मतलब ये हमेशा अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की तरह नियमों को फॉलो क्यों नहीं करते? इसका जवाब 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, अंदर के जो d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के खिंचाव से ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब बचा नहीं पाते। दूसरा, नतीजा ये होता है कि न्यूक्लियस बाहरी ns² इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है। और तीसरा, ये ns² इलेक्ट्रॉन्स बेचारे वहीं अटक जाते हैं और बॉन्डिंग में हिस्सा लेने में आनाकानी करने लगते हैं, मतलब वो इनर्ट हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। और बस यही वजह है कि लेड के लिए +2 स्टेट +4 स्टेट से कहीं ज़्यादा कॉमन है। तो ये रही हमारी पहेली का हल। तो इस पूरी बातचीत को हम इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर मैटर को बनाने वाले ये सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स इतने शानदार नियमों और पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे यूनिवर्स के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या इशारा देता है? सोचने वाली बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बैलेंस की एक कमाल की कला है जो हमारे आसपास होने वाली ढेरों केमिकल प्रक्रियाओं को चलाती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या ऐसा होता है कि सारे रिएक्टेंट्स पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं? मतलब क्या हर रेस एक फिनिश लाइन पर खत्म होती है? जैसा कि हम देखेंगे, जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रिएक्शंस की 2 अलग-अलग दुनियाओं को जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इस बैलेंस को नंबरों में कैसे नापते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि इस बैलेंस के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है, और आखिर में सारी ज़रूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि रिएक्शंस का स्वभाव 2 तरह का होता है। एक वो जो पूरी तरह खत्म हो जाती है, और दूसरी वो जो एक खास तरह का बैलेंस बना लेती है। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस हैं।
एक तरफ है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आप कह सकते हैं एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। एक बार शुरू हुए तो तब तक चलते हैं जब तक सारा रिएक्टेंट खत्म न हो जाए, जैसे किसी चीज का जलना। और दूसरी तरफ है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये टू वे स्ट्रीट जैसे हैं। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ठीक उसी समय प्रोडक्ट्स टूटकर वापस रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। और इसी टू वे प्रोसेस से जन्म होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है। नहीं, इसका मतलब है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक उसी स्पीड से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। ये एक लगातार चलने वाला डायनामिक बैलेंस है, इसीलिए इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये ग्राफ इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार यानी लाइन ए धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसी वक्त बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार यानी लाइन बी बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और वो पॉइंट सी जहां ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं और फिर सीधे चलती हैं, बस वही है इक्विलिब्रियम की स्टेट। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या है, पर सवाल ये है कि इसे नापें कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुका है या रिएक्टेंट्स की तरफ? यहीं पर एंट्री होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले एक छोटा सा नियम समझना होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। आसान भाषा में ये बस इतना कहता है कि कोई रिएक्शन कितना तेज होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स कितने हैं। केमिस्ट्री में हम इसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी तेज रफ्तार, सीधी सी बात है। तो इसी नियम को आधार बनाकर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc को डिफाइन करते हैं। ये असल में प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक रेशियो ही तो है। ये हमें एक नंबर देता है जिससे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मिक्सचर कैसा है। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे बनाना बहुत बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्रोडक्ट्स को ऊपर रखो। स्टेप 2, रिएक्टेंट्स को नीचे रखो। और स्टेप 3, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी नंबर किसी के आगे लिखा है उसे उसकी पावर बना दो, बस। चले अपने हेबर प्रोसेस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट है अमोनिया NH3, तो उसे ऊपर रखा और उसके आगे 2 लिखा है तो पावर 2 लगा दी। रिएक्टेंट्स है नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2, तो उन्हें नीचे रखा और हाइड्रोजन के आगे 3 है तो उसकी पावर 3 कर दी। देखिए कितना सिंपल है। अब एक बात और, जब रिएक्शन में गैसेस शामिल हों तो उनका कॉन्सेंट्रेशन नापने से ज़्यादा आसान उनका प्रेशर नापना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और कांस्टेंट है Kp। और मज़े की बात यह है कि Kp और Kc आपस में इस छोटे से इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। इस फॉर्मूले में ये जो डेल्टा N यानी डेल्टा N है ना, ये सबसे काम की चीज़ है। ये बस गैशियस प्रोडक्ट्स के मोल्स और गैशियस रिएक्टेंट्स के मोल्स के बीच का फ़र्क है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डेल्टा N की वैल्यू से ही हमें तुरंत पता चल जाता है कि Kp की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। सवाल यह है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम उस बैलेंस को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका हमें बताता है ला-शातिलिए का सिद्धांत। ये सिद्धांत सच में बहुत पावरफुल है। ये बस इतना कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम पर बैठे सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे टेम्परेचर बदलकर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन बदलकर, तो सिस्टम उस बदलाव को कैंसिल करने की कोशिश करेगा और एक नए इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। इस टेबल को देखिए, ये इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। मान लीजिए आपने और रिएक्टेंट डाल दिए तो सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए रिएक्शन को आगे यानी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ाएगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सिस्टम प्रेशर कम करना चाहेगा और उस तरफ भागेगा जहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं। मतलब हर एक्शन का एक तरह का उल्टा रिएक्शन। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसका असल दुनिया में ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर बनाने वाला हेबर प्रोसेस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए इंडस्ट्रियां हाई प्रेशर और कम तापमान का इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा ला-शातिलिए का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से उन सारी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी हैं। 4 बातें हैं जो याद रखनी हैं। पहली, रिएक्शंस वन वे भी हो सकते हैं और टू वे भी।
दूसरी, इक्विलिब्रियम का मतलब रुकना नहीं बल्कि एक डायनामिक बैलेंस है। तीसरी, केसी और केपी हमें बताते हैं कि ये बैलेंस किस तरफ है। और चौथी और सबसे ज़रूरी, ला शातिलिए का सिद्धांत हमें इस बैलेंस को कंट्रोल करने की ताकत देता है। और मैं इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। इन सिद्धांतों को समझकर हम केमिकल रिएक्शंस को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे चला सकते हैं, चाहे वो नई दवाइयाँ बनानी हो, नए मटेरियल्स बनाने हो या फिर पूरी दुनिया के लिए खाना उगाने वाले फर्टिलाइज़र बनाने हो। मतलब इस संतुलन की कला सच में हमारे हाथों में है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे अपने शरीर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह एक तरह का बैलेंस बनाए रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयनिक साम्य की, जिसे हम केमिस्ट्री का अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ये सोचा है कि हमारे खून का पीएच 7.4 के इतने नैरो रेंज में ही क्यों रहता है? मतलब जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पेट का एसिड, उसका पीएच तो 1.2 तक चला जाता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक है ना अजीब? तो बस इसी गुत्थी का जवाब छिपा है आयनिक साम्य में। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये आयनिक साम्य आखिर है क्या भला। इसको समझने के लिए सोचिए कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक लगातार चलती हुई रिएक्शन हो रही है, एक तरह की खींचतान। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह नहीं बल्कि थोड़ा बहुत ही आयनों में टूटता है, वो लगातार अपने आयन बना रहा है। और ठीक उसी स्पीड से दूसरी तरफ वो आयन वापस जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक परफेक्ट डायनामिक बैलेंस बन जाता है। मतलब बाहर से देखने में लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब शांत है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर अंदर ही अंदर काफी हलचल मची हुई है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। जी वही जो सिरके यानी विनेगर में होता है। अब जब इसे पानी में मिलाते हैं तो ये एसीटेट और हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। ये आयन जो हैं ये वापस जुड़कर फिर से एसिटिक एसिड बना लेते हैं। और बस यही जो लगातार आगे पीछे चलने वाला प्रोसेस है ना, यही आयनिक साम्य की असली बुनियाद है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये बैलेंस क्या है। पर सवाल ये है कि इस बैलेंस को, मतलब किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मापते कैसे हैं। बस यहीं पर एंट्री होती है पीएच स्केल की। ये स्केल जिसे 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने दिया था, 0 से 14 तक जाता है। सिंपल है। 7 मतलब न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। 7 से नीचे गए तो एसिडिक और 7 से ऊपर गए तो एल्कलाइन या बेसिक। है ना कमाल? बस एक छोटा सा नंबर और उससे कितनी बड़ी जानकारी मिल जाती है। अब जरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। पीट का एसिड देखिए 1.2 कितना ज्यादा एसिडिक है, और हमारा खून 7.4 पर एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड। ये रेंज दिखाता है कि हमारे आसपास और हमारे अपने अंदर भी पीएच का ये बैलेंस बनाए रखना कितना कितना जरूरी है। अच्छा, अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। याद है कि खून अपना पीएच इतना स्टेबल कैसे रख पाता है? तो इसका जवाब है एक खास तरह के सॉल्यूशन में, जिन्हें कहते हैं बफर्स। इन्हें हम पीएच का प्रोटेक्टर या रक्षक भी कह सकते हैं। हाँ, तो बफर सॉल्यूशन को एक केमिकल शॉक अब्जॉर्बर की तरह मान सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा एसिड डालो या थोड़ा बेस डालो, यह अपने पीएच को बदलने ही नहीं देता, उसका विरोध करता है। ये एकदम जादू जैसा लगता है ना, पर यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है प्योर केमिस्ट्री जो बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। अब देखिए, ये बफर्स मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक बफर जो पीएच को 7 से नीचे मेंटेन करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर। और दूसरे होते हैं बेसिक बफर जो पीएच को 7 से ऊपर मेंटेन करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। दोनों का अपना अपना एरिया है, अपना खास काम है। और इनका काम सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा खून खुद एक नेचुरल बफर है जो हमें जिंदा रखता है। खेती में मिट्टी का पीएच सही रखने के लिए, आई ड्रॉप्स में ताकि आंखों में जलन ना हो, और यहां तक कि डिब्बाबंद खाने को खराब होने से बचाने के लिए भी बफर्स का इस्तेमाल होता है। सोचिए, ये हर जगह है, चुपचाप अपना काम करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये बफर आखिर ऐसा कर कैसे पाते हैं? क्या है इनके पीछे का सीक्रेट? तो इसका राज छिपा है एक प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए इसको भी फटाफट समझ लेते हैं।
आसान भाषा में कहूं तो जब किसी सॉल्यूशन में जिसमें पहले से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जिसमें एक आयन कॉमन हो, तो वो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को और टूटने से रोक देता है। मतलब वो इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ धकेल देता है। बस यही वो चालाक मैकेनिज्म है जिससे बफर सॉल्यूशन पीएच में होने वाले बदलाव को रोकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे इक्विलिब्रियम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा हो। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा, इक्विलिब्रियम, पीएच, बफर्स, इन सबको एक साथ एक्शन में देखते हैं, एक बहुत ही कॉमन लैब टेक्निक में, जिसे कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ये एक तरह की केमिकल जासूसी है, समझिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो टाइट्रेशन का इस्तेमाल करके उसे एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता हो, और बस इसी से उस अनजान सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाता है। ये प्रोसेस बड़ा सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले अनजान कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, जिसे एनालाइट कहते हैं, उसे लिया जाता है। फिर उसमें एक इंडिकेटर की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। ये वही है जो रंग बदलेगा। और फिर ब्यूरेट से धीरे धीरे नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन यानी टाइट्रेंट तब तक डाला जाता है जब तक कि इंडिकेटर का रंग परमानेंटली बदल ना जाए। और जिस पर रंग बदलता है, समझिए जवाब मिल गया। अब देखिए, टाइट्रेशन में कामयाबी के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है, और यहां हमारा टूल है इंडिकेटर। किस तरह का एसिड और बेस इस्तेमाल हो रहा है, उसी के हिसाब से सही इंडिकेटर चुनना पड़ता है। अगर चुनाव सही होगा तभी सही समय पर रंग बदलेगा और रिजल्ट भी भरोसेमंद आएगा। तो आज हमने देखा कि आयनिक साम्य, पीएच से लेकर बफर और टाइट्रेशन तक केमिस्ट्री में बैलेंस का कितना शानदार खेल है। पर ये जो संतुलन है ना, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स तक ही नहीं है, ये तो जिंदगी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो अंत में बस एक सवाल कि केमिस्ट्री से बाहर हमारी अपनी जिंदगी में और कहां-कहां सही बैलेंस ढूंढना इतना जरूरी है, शायद जीने और ना जीने के बराबर। इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम सब मिलके एक सफर पे निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो अदृश्य है, उथल-पुथल से भरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गैसों की। और पता है क्या, हम कुछ बहुत ही पावरफुल नियमों का इस्तेमाल करके इस दुनिया के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम किसी ऐसी चीज के व्यवहार का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं जिसे हम देख तक नहीं सकते। यही वो सवाल है जो हमारी आज की पड़ताल को, आप कह सकते हैं, एक मिशन बनाता है। और इसका जवाब, वो विज्ञान के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल नियमों में छिपा है। तो ये रहा हमारे मिशन का रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे कोड के वेरिएबल्स क्या हैं, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। फिर हम उन 4 बेसिक नियमों को जानेंगे जो इन वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद हम इन सबको मिलाकर एक मास्टर इक्वेशन बनाएंगे। और आखिर में हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि भाई, ये जो हमने सीखा, ये असल दुनिया की गैसों पर कितना खरा उतरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम नियमों की बात करें, हमें सबसे पहले उन 4 मेन प्रॉपर्टीज को समझना होगा जिन्हें हम असल में नाप सकते हैं। यही है हमारे कोड के वेरिएबल्स। तो ये है हमारे 4 खिलाड़ी। पहला है दाब यानी प्रेशर, फिर है आयतन यानी वॉल्यूम, तीसरा है तापमान यानी टेम्परेचर, और चौथा है मोल। अच्छा, मोल कुछ और नहीं, बस गैस की मात्रा को गिनने का एक तरीका है। अब यहां पर एक बात पर खास ध्यान देना है, और वो है तापमान। जब भी हम गैस के नियमों की बात करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, तो टेम्परेचर हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, केल्विन स्केल में ही होना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम अपने वेरिएबल्स को जानते हैं, तो अब वक्त है उन बेसिक नियमों को देखने का जो इन वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता बताते हैं, एक एक करके। समझिए कि हमारे कोड को क्रैक करने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले मैदान में उतरता है बॉयल का नियम। इसे ऐसे समझिए, अगर एक गुब्बारे को दबाया जाए, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाया जाए, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना? बस यही है बॉयल का नियम। ये एक उल्टा रिश्ता है, एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। लेकिन हां, एक शर्त है, तापमान को बदलना नहीं चाहिए। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है, P1V1 बराबर P2V2। और इससे एक और मजेदार बात निकल कर आती है। देखिए, जब किसी गुब्बारे को दबाते हैं तो सिर्फ उसका वॉल्यूम ही कम नहीं होता, बल्कि अंदर की गैस और ज्यादा घनी यानी डेंस हो जाती है। मतलब प्रेशर और डेंसिटी का सीधा रिश्ता है। अगला नियम है चार्ल्स का, और ये जोड़ता है तापमान और आयतन को। फिर से गुब्बारे का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उस गुब्बारे को गर्म किया जाए तो क्या होगा? जाहिर है वो फैलेगा, मतलब
टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा। ये एक सीधा रिश्ता है। और यहीं से एक कमाल का आइडिया भी आता है। सोचिए, अगर हम गैस को ठंडा करते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, कम से कम थ्योरी में, जहां उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। फॉर्मूला भी आसान है। V1 को T1 से डिवाइड करें, वो V2 को T2 से डिवाइड करने के बराबर होगा। और वो जो एब्सोल्यूट जीरो वाला पॉइंट है, वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। थ्योरी के हिसाब से इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। ओके, हमारा तीसरा नियम है गे-लुसैक का नियम। ये प्रेशर और टेम्परेचर को जोड़ता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। जब उसे गर्म करते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है। अब कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, वो तो बढ़ नहीं सकता। तो नतीजा क्या होता है? अंदर का प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। बस यही है ये नियम। और इसका एक बहुत ही रियल वर्ल्ड असर भी हम देखते हैं। कभी सोचा है कि गर्मियों में कार के टायर फटने के चांस क्यों बढ़ जाते हैं? गे-लुसैक का नियम ही काम कर रहा होता है। सड़क गर्म होती है, टायर के अंदर की हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, और क्योंकि टायर का वॉल्यूम तो लगभग फिक्स्ड है, तो अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि टायर फट सकता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी बेसिक नियम पर, आवोगैड्रोस का नियम। ये तो सबसे सीधा है। आप एक गुब्बारे में और हवा भरते जाइए, मतलब गैस के मोल्स बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, ज्यादा गैस तो ज्यादा जगह। तो हमने 4 अलग अलग नियम देख लिए। हर नियम 2 वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता बताता है। पर सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम इन चारों को एक साथ मिला दें? जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलती है एक मास्टर की। और वो मास्टर की है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। ये देखने में कितनी सिंपल लगती है ना? लेकिन बॉयल, चार्ल्स, गे-लुसैक और एवोगैड्रो, इन चारों के नियमों का निचोड़ इसी एक इक्वेशन में है। यहाँ P, V, N और T तो वही हमारे पुराने दोस्त हैं, और R जो है वो एक कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस इक्वेशन में एक शब्द है आइडियल, यानी आदर्श। ये शब्द यहाँ क्यों है? क्योंकि ये नियम एक परफेक्ट मॉडल हैं। अब हम पड़ताल करेंगे कि असल दुनिया की गैसें इस आदर्श व्यवहार से अलग क्यों और कैसे होती हैं। असली गैसों को समझने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में थोड़ा और गहराई में जाना होगा। देखिए, ये थ्योरी हमें बताती है कि किसी गैस के अंदर सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड से नहीं दौड़ रहे होते, सब अलग अलग रफ्तार से भाग रहे होते हैं, कोई तेज, कोई धीमा। इसीलिए उनकी स्पीड को समझने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये चार्ट इन तीनों वेलोसिटीज के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। जैसा कि देखा जा सकता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी VRMS की वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इन्हें याद कैसे रखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा? इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। बस याद रखिए RAM। R से रूट मीन स्क्वायर जो सबसे बड़ा है, A से एवरेज जो बीच में है, और M से मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे छोटा है। RAM कितना सिंपल है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि असली गैसें आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं करती। वजह है 2 गलत मान्यताएं, 2 अजम्पशंस जो आइडियल गैस मॉडल लेकर चलता है। पहला, वो ये मान लेता है कि गैस के पार्टिकल्स का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो कि सच नहीं है। और दूसरा, वो मानता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जो कि सरासर गलत है। असल में तो होता है, और यही 2 असलियतें सारा फर्क पैदा करती हैं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या कोई असली गैस कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है? और जवाब है हाँ, कर सकती है, लेकिन कुछ खास शर्तों पर। कब? जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत लो हो। अब सोचिए ऐसा क्यों? हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल्स इतनी तेजी से भागते हैं कि उन्हें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, और लो प्रेशर पर वो एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि उनका खुद का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले ना के बराबर हो जाता है। अब ये जो डिविएशन है, ये जो भटकाव है आइडियल बिहेवियर से, इसे नापने के लिए साइंटिस्ट्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या Z। और नियम सीधा है, अगर कोई गैस पूरी तरह से आइडियल है तो उसके लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 होगी, एग्जैक्टली 1। और Z की वैल्यू हमें गैस के बारे में बहुत कुछ बताती है। देखिए, अगर Z की वैल्यू 1 से कम है
तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हावी है और गैस को कंप्रेस करना यानी दबाना उम्मीद से ज्यादा आसान है। वहीं अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का खुद का वॉल्यूम ज्यादा असर डाल रहा है और गैस को दबाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। और अगर Z ठीक 1 है तो मतलब गैस आइडियल बिहेवियर दिखा रही है। और इसी के साथ हम अपने आज के सफर के अंत में एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अगर हमारे ये आइडियल नियम जो इतने काम के हैं, इतने उपयोगी हैं, असल में सिर्फ एक मॉडल हैं, असलियत का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो ये हमें साइंस के बारे में, साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर भी तरल पदार्थ हैं जैसे पानी, शहद या फिर तेल, ये सब कुछ बड़े ही दिलचस्प और अदृश्य नियमों से चलते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद कभी ना कभी हमारे दिमाग में आए होंगे, है ना? ये रोज की घटनाएं हैं, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है वो कमाल का है। चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, वाष्प दाब। इसे ऐसे समझिए कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की हवा में भाग जाने की एक प्रक्रिया है। ये तो हम सब ने देखा है ना? कि धूप में पानी का गड्ढा धीरे धीरे सूख जाता है। असल में ये पानी वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की वजह से गायब होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो लिक्विड की सतह छोड़कर गैस बन जाते हैं। अच्छा, अब जरा एक बंद बर्तन की कल्पना कीजिए। यहाँ एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस चल रहा होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स लगातार सतह से भागकर भाप बन रहे हैं, तो वहीं भाप के कुछ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड से टकराकर लौट भी रहे हैं। और एक पॉइंट आता है जब भागने वाले और लौटने वाले मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बराबर हो जाती है। इसी को हम संतुलन कहते हैं। और इसी संतुलन की स्थिति में भाप के मॉलिक्यूल्स जो दबाव डालते हैं ना, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। सीधी सी बात है, ये इस बात का एक माप है कि कोई भी लिक्विड कितनी आसानी से गैस में बदल सकता है। तो आखिर ये वाष्प दाब किन चीजों पर निर्भर करता है? देखिए, इसके पीछे दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, मॉलिक्यूल्स के बीच का आपसी खिंचाव। अगर वो एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़े हुए हैं तो उनका भागना मुश्किल होगा और वाष्प दाब कम होगा। और दूसरा है तापमान। जितनी ज्यादा गर्मी, उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी ही आसानी से मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाएगा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, उबलना। उबलना और कुछ नहीं, बस वो पल है जब किसी लिक्विड का अंदरूनी वाष्प दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यही वजह है कि पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है, क्योंकि वहां हवा का दबाव यानी वायुमंडलीय दाब कम होता है। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है पृष्ठ तनाव, या कह सकते हैं लिक्विड की अपनी अदृश्य स्किन। जी हाँ, एक खिंची हुई त्वचा की तरह। और ये स्किन या झिल्ली हमें अपने आसपास हर जगह काम करती दिखती है। कीड़ों का पानी पर आराम से चल लेना, पानी की बूंदों का हमेशा गोल आकार लेने की कोशिश करना, या फिर साबुन के जो बुलबुले बनते हैं, ये सब के सब पृष्ठ तनाव के ही कमाल हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पृष्ठ तनाव मॉलिक्यूल्स के बीच के आपसी खिंचाव या कोहेसिव फोर्सेस का नतीजा है। यही खिंचाव सतह पर एक टेंशन पैदा करता है, बिल्कुल एक खींची हुई चादर की तरह। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर होते हैं उन्हें चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स खींचते हैं, लेकिन जो सतह पर होते हैं उन्हें सिर्फ बगल वाले और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ही खींचते हैं, ऊपर तो कोई है नहीं। तो इस वजह से उन पर अंदर की तरफ एक नेट खिंचाव लगता है जो सतह को सिकोड़ता है और तनाव पैदा करता है। इसे समझने के लिए सादे पानी और साबुन वाले पानी को देखते हैं। सादे पानी में मॉलिक्यूल्स के बीच खिंचाव बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें साबुन मिलाते हैं, साबुन के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं और उनके आपसी आकर्षण को कमजोर कर देते हैं। नतीजा, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और इसीलिए साबुन गंदगी और तेल को इतनी आसानी से निकाल पाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार गुण पर, शांता, जिसे विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि किसी लिक्विड के बहने का प्रतिरोध है। आसान शब्दों में कहें तो उसका गाढ़ेपन। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है शहद और पानी। शहद कितना धीरे धीरे बहता है ना, क्योंकि उसकी शांता या विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ
पानी है, जो बड़ी तेजी से बह जाता है क्योंकि उसकी सांद्रता बहुत कम है। तो ये जो शहद का धीरे बहना है, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। असल में ये लिक्विड की अलग-अलग परतों के बीच का घर्षण या फ्रिक्शन है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ही ज्यादा गाढ़ापन और बहने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल। और हाँ, तापमान का इस पर बहुत बड़ा असर होता है। ये तो सबने अनुभव किया होगा, है ना, कि जब शहद को गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है और तेजी से बहने लगता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। इंजन ऑयल इसका एक और बढ़िया उदाहरण है। उसे जानबूझकर गाढ़ा बनाया जाता है ताकि इंजन गर्म होने पर भी वो पुर्जों के बीच टिका रहे। तो हमने 3 अलग-अलग गुण देखे, वाष्पदाब, पृष्ठ तनाव और शांता। पहली नजर में लगता है कि तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है। सबसे पहले हमने वाष्प दाब की बात की, यानी मॉलिक्यूल्स के भाग निकलने की क्षमता। फिर हमने पृष्ठ तनाव को समझा, जो लिक्विड की सतह पर वो अदृश्य स्किन बनाता है। और आखिर में हमने शानता के बारे में जाना, मतलब लिक्विड का गाढ़ापन। इन सब का एक ही सामान्य कारण है, और वो है अंतरा आणविक बल। जी हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही वो राज है जो इन सभी गुणों को एक साथ बांधता है। देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मजबूत होता है तो वो एक दूसरे को कसकर पकड़ कर रखते हैं। नतीजा, उनका सतह से भागना मुश्किल हो जाता है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। सतह पर खिंचाव भी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और एक परत का दूसरी पर फिसलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे शांता भी ज्यादा होती है। सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा है। तो अगली बार जब कभी चाय डालें या बारिश की बूंद को खिड़की से नीचे लुढ़कते हुए देखें, तो याद रखिएगा कि वहां मॉलिक्यूल्स के बीच एक अनदेखा डांस चल रहा है। इस नई जानकारी के साथ सोचिए जरा, अपने आसपास की दुनिया के और कौन-कौन से रहस्य खोले जा सकते हैं। चलिए आज सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि ठोस पदार्थ अंदर से कितने व्यवस्थित होते हैं और कैसे उनकी छोटी-छोटी खामियां ही उन्हें इतना खास बना देती हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल की नोक बनती है, वो इतना नरम क्यों होता है? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही 100% शुद्ध कार्बन से बने हैं। मतलब एक ही चीज से बनी दो चीजें, लेकिन उनके गुण जमीन आसमान जितने अलग। इस पहेली का जवाब छिपा है उनके अंदर परमाणुओं की जमावट में। तो इसका राज है उनकी अंदरूनी बनावट में। देखिए, ठोस पदार्थ मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। क्रिस्टलीय, जिनमें कण एकदम परफेक्ट एक तय ऑर्डर में जमे होते हैं, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय, जिनमें कणों की कोई तय व्यवस्था नहीं होती, सब बिखरे हुए होते हैं। हीरे और ग्रेफाइट का राज इसी फर्क में छुपा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इन 2 तरह के ठोसों के बीच का फर्क समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ खास गुण होते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, इनका एक तय आकार होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एकदम फिक्स होता है। एक और दिलचस्प गुण है विषमदैशिकता या एनाइसोट्रॉपी। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, जैसे लकड़ी को उसके रेशों की दिशा में काटना आसान होता है, लेकिन आड़ा काटना मुश्किल। बस वैसे ही इन क्रिस्टल्स के गुण भी अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग होते हैं। नमक, हीरा और क्वार्ट्ज इसके कुछ बढ़िया उदाहरण हैं। और वहीं दूसरी तरफ है अक्रिस्टलीय ठोस। इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ये एक फिक्स टेम्परेचर पर पिघलने के बजाय धीरे-धीरे नरम होते हैं, और ये समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब इनके गुण हर दिशा में एक जैसे ही रहते हैं। कांच, रबर और प्लास्टिक इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जब हम ये बेसिक फर्क समझ गए हैं, तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस की दुनिया में जरा और अंदर चलते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे ये परमाणुओं का एक शहर हो। इस परमाणुओं के शहर में हर घर, हर बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। इसी सबसे छोटी बार बार रिपीट होने वाली यूनिट को हम कहते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। यही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बार बार जुड़ने से पूरा का पूरा क्रिस्टल तैयार होता है।
और जैसे घर अलग-अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं, है ना? वैसे ही ये यूनिट सेल भी अलग-अलग तरह के होते हैं। उनकी लंबाई, चौड़ाई और उनके बीच के एंगल्स के आधार पर कुल मिला के 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर परमाणु आखिर जमे कैसे होते हैं और ये सब मिलकर क्रिस्टल की पूरी संरचना कैसे बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे सिंपल व्यवस्था है सरल घनीय कोष्ठिका, जिसे SCC कहते हैं। जरा सोचिए, एक क्यूब है जिसके सिर्फ 8 कोनों पर एक एक परमाणु रखा हुआ है। बस ये सबसे बुनियादी बनावट है। अगला लेवल है काय केंद्रित घनीय या BCC। यहाँ पर कोनों पर तो परमाणु हैं ही, उनके अलावा एक परमाणु ठीक उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में यानी बीचों बीच भी होता है। और फिर आता है फलक केंद्रित घनीय यानी FCC। इसमें कोनों के अलावा क्यूब के हर 6 फेस यानी हर सतह के सेंटर में भी एक एक परमाणु मौजूद होता है। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये परमाणु कितनी अच्छी तरह से जगह भरते हैं। एक सिंपल क्यूबिक सेल में पैकिंग एफिशिएंसी सिर्फ 52.4% होती है। मतलब सोचिए, लगभग आधी जगह तो खाली ही पड़ी है। अब केंद्र केंद्रित घनीय यानी BCC को देखते हैं। यहाँ बीच में एक एक्स्ट्रा परमाणु होने से जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़कर 68% हो जाती है। ये काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और सबसे एफिशिएंट अरेंजमेंट है फलक केंद्रित घनीय। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, जो क्यूबिक क्रिस्टल में सबसे ज्यादा है। इन स्ट्रक्चर्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड। इसकी बनावट FCC पर आधारित है। यहाँ हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6-6 है। इसमें सोडियम के आयन क्लोराइड आयनों के बीच की खाली जगहों में बैठे होते हैं। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट है। असल दुनिया में कोई भी क्रिस्टल कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। उनमें हमेशा कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिन्हें हम डिफेक्ट्स या दोष कहते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि परफेक्शन तो बस एक आइडिया है। असल में ज़्यादातर क्रिस्टल्स में ये डिफेक्ट्स होते हैं, जो इनके गुणों को पूरी तरह से बदल देते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, ये डिफेक्ट्स हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं होते। ये टेबल 2 मेन तरह के डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझाती है। पहला है शॉटकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि बराबर संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। जाहिर है, इससे डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा है फ्रेंकेल डिफेक्ट। इसमें कोई आयन अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं और खाली जगह में जाकर फिट हो जाता है। तो एटम तो क्रिस्टल के अंदर ही है, इसलिए डेंसिटी नहीं बदलती। इनके अलावा भी कई तरह की खामियां होती हैं, जैसे अशुद्धता दोष, जब कोई बाहरी परमाणु क्रिस्टल में आ जाता है। पर एक बहुत मज़ेदार डिफेक्ट है F सेंटर। इसमें एक नेगेटिव आयन की जगह खाली हो जाती है और उस खाली जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है। अब ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़े नतीजे लेकर आता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमने देखीं, ये असल दुनिया में चीज़ों के गुणों को कैसे बदल देती हैं? इनका असर बहुत बड़ा है। पहला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यही डिफेक्ट्स हैं जो किसी इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसके बिना हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद ही नहीं होता। दूसरा, रंग। हमने F सेंटर्स की बात की थी ना, वो लाइट एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल को रंगीन बना देते हैं। रत्नों का रंग अक्सर इन्हीं डिफेक्ट्स की वजह से होता है। और तीसरा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्रिस्टल को ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर भी बना सकते हैं। तो अंत में ये सोचिए, अगर यही खामियां या डिफेक्ट्स सेमीकंडक्टर बनाती हैं और रत्नों को उनका खूबसूरत रंग देती हैं, तो क्या ये सच में कोई बुरी चीज़ है? शायद असल दुनिया में परफेक्शन से ज़्यादा इम्परफेक्शन ही चीज़ों को ज़्यादा दिलचस्प और काम का बनाता है। अणुओं की केमिस्ट्री की, यानी सॉल्यूशंस की, ये असल में हमारे चारों ओर मौजूद जो मिक्सचर्स हैं ना, उन्हीं का विज्ञान है। सोचिए, सुबह की चाय से लेकर समंदर के पानी तक सब कुछ इसी में आ जाता है। लेकिन इस पूरी बात को ना एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है तो उसमें से वो फिज, वो गैस क्यों निकलती है? बस बने रहिए इस पूरी बातचीत के आखिर तक, इसका जवाब हमें एकदम साइंस के साथ मिल जाएगा।
तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये विलयन या सोल्यूशन है क्या वाला? केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है? तो देखिए, एक विलयन मतलब सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण होता है। अब ये समांगी या होमोजीनियस शब्द का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि मिक्सचर हर जगह से बिल्कुल एक जैसा है, मतलब आप उसके अलग अलग हिस्सों को देख नहीं सकते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नमक और पानी। एक बार नमक घुल गया तो बस घुल गया, दिखता नहीं। अच्छा, अब हर सॉल्यूशन में ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक होता है विलेय यानी सॉल्यूट और दूसरा विलायक यानी सॉल्वेंट। विलेय वो है जो कम मात्रा में होता है और घुल जाता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में नमक। और विलायक वो है जो ज़्यादा मात्रा में होता है और चीज़ों को अपने अंदर घोलता है, जैसे कि पानी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, पर ये कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला? इसी को नापने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन नापने का एक बहुत कॉमन तरीका है मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं। ये बस इतना बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं। अब ये मोल क्या है? अरे घबराइए नहीं, ये बस केमिस्ट लोगों का एक दर्जन जैसा है, मतलब पार्टिकल्स को गिनने का एक तरीका। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से, जो कि लीटर में होना चाहिए, डिवाइड कर दो। अब एक और तरीका है और वो भी बहुत जरूरी है, मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है। ये हमें बताता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान दीजिएगा यहां सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। मतलब यहां हम वॉल्यूम की जगह वजन यानी मास पर फोकस कर रहे हैं। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? और ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर लिक्विड का वॉल्यूम भी बदलता है, वो फैलता या सिकुड़ता है। लेकिन मोलालिटी टेम्परेचर से नहीं बदलती, क्योंकि किसी चीज का वजन या मास तो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है ना। इसीलिए जब बहुत सटीक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो मोलालिटी को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। चलिए, अब जब हम सॉल्यूशंस और उनके कॉन्सेंट्रेशंस को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं उन दो बड़े पावरफुल नियमों की जो ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशंस असल में बिहेव कैसे करते हैं। तो ये है हेनरी का नियम, और पता है यही वो नियम है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक वाली पहेली को सुलझाता है। ये नियम बहुत सिंपल बात कहता है, किसी लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा गैस उस लिक्विड में घुलेगी। बस यही होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। उसे बहुत हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर घुली रहे, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, फस, प्रेशर कम होता है और गैस तेजी से बाहर भागती है। इसके बाद आता है राउल्ट का नियम। ये उन लिक्विड्स के मिक्सचर के बारे में है जो आसानी से भाप बन जाते हैं, मतलब वॉलेटाइल होते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये नियम बताता है कि सॉल्यूशन के ऊपर जो भाप का प्रेशर बनता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में वो चीज कितनी ज्यादा है, और यही नियम हमें आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। केमिस्ट्री में भी ना जिंदगी की तरह ही है। एक होती है आइडियल सिचुएशन जो किताबों में होती है, और एक होती है असली दुनिया। सॉल्यूशंस के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। तो यहाँ हम इन दोनों के बीच का मेन सर्क देख सकते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट के नियम को एकदम परफेक्टली फॉलो करता है। जब उसके कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो न तो कोई हीट निकलती है और न ही वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन असल दुनिया में जो ज़्यादातर सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, मतलब वो इन नियमों से थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस की कुछ सबसे दिलचस्प प्रॉपर्टीज पर। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या घोला गया है, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कितना घोला गया है, मतलब कणों की संख्या पर। इन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए इन 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला है वेपर प्रेशर में कमी। देखिए, जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिलाते हैं तो वो सोल्यूट के पार्टिकल्स सतह पर आकर जगह घेर लेते हैं। ये एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का उड़कर भाप बनना मुश्किल हो जाता है, और नतीजा वेपर प्रेशर कम हो जाता है।
अब अगर भाप बनना मुश्किल हो गया तो इसका सीधा मतलब है कि सॉल्यूशन को उबालने के लिए और ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है किचन में। जब पास्ता बनाने के लिए पानी में नमक डालते हैं तो पानी 100 डिग्री से थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर उबलता है। और इसका ठीक उल्टा होता है जमने के साथ। ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को ठीक से जमने नहीं देते, उसमें रुकावट डालते हैं, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और इसी कमाल के सिद्धांत का इस्तेमाल ठंडे देशों में सड़कों पर नमक छिड़कने के लिए होता है, ताकि बर्फ पिघल जाए और पानी 0 डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर पर लिक्विड बना रहे। और आखिर में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे ऐसे समझिए, ये वो प्रेशर है जो एक सॉल्वेंट को एक खास तरह की झिल्ली के पार जाने से रोकने के लिए जरूरी होता है। ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये प्रोसेस हमारे शरीर के सेल से लेकर पौधों की जड़ों तक हर जिंदा चीज के लिए बहुत जरूरी है। इसी से तो सेल्स के अंदर बाहर पानी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एकदम सटीक कैलकुलेशन के लिए इस पहेली का एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा अभी बाकी है। ये तब काम आता है जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर थोड़ा अलग बर्ताव करने लगता है। सवाल यह है कि तब क्या होता है जब हम एक पार्टिकल घोलते हैं और वो पानी में जाकर एक से ज्यादा पार्टिकल्स में टूट जाता है। सोचिए, जब हम नमक यानी सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल पानी में डालते हैं तो वो असल में 2 पार्टिकल्स में टूट जाता है, एक सोडियम का आयन और एक क्लोराइड का आयन। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है वैन हॉफ फैक्टर, जिसे हम आई से दिखाते हैं। ये एक तरह का करेक्शन फैक्टर है। ये गिनता है कि सॉल्यूशन में असल में कितने पार्टिकल्स हैं, फिर चाहे वो टूटे हों या जुड़े हों। ये हमारी थ्योरी वाली कैलकुलेशन को असल दुनिया के और करीब ले आता है। तो इसका हल क्या है? बहुत ही आसान। हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले देखे थे ना, बस उन सबको इस आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा छोटा सा बदलाव और हमारी सारी कैलकुलेशन एकदम सटीक हो जाती है। और ये सारी बातें सिर्फ जानने के लिए ही दिलचस्प नहीं है। जो लोग नीट या लैब असिस्टेंट जैसे साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोले तो उसके फिज के पीछे की इस कमाल की केमिस्ट्री को जरूर याद रखिएगा। आज हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बनिक अणुओं की दुनिया में गहरे उतरेंगे और उनके कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी पहेली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल जड़ में है। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला तो एकदम एक जैसा हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण जमीन आसमान का फर्क रखते हों। बड़ा अजीब है ना? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो भाई, इन मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। और ये भाषा है इनके नामकरण की। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हर एक मॉलिक्यूल को उसकी अपनी यूनिक पहचान देता है। तो ये काम करता है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने, आप समझिए, लाखों कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक तरह की ग्रामर बना दी है। ये एक ग्लोबल भाषा जैसी है जिसमें 3 हिस्से होते हैं, एक प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट और एक सफिक्स। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना होना तो बस इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला, सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढो। दूसरा, जो भी साइड में ब्रांचेस या ग्रुप्स लगे हैं उनको सबसे छोटा नंबर दो। और तीसरा, बस उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। है ना सिंपल? चलो, नाम रखना तो सीख लिया, पर अब सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूल्स असल में करते क्या हैं? आइए अब इनके एक्शन को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, उनको हम कुछ मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, जिसमें A और B मिलकर AB बन जाते हैं। ठीक उसका उल्टा है डीकॉम्पोजिशन, जहां AB टूटकर A और B में बिखर जाता है। और फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, जहां एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है। और ये जो तस्वीर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, एक ज्यादा रिएक्टिव लोहे की कील कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से बेचारे कॉपर को कैसे बाहर निकाल फेंकती है। ये तो एकदम जैसे जंगल का कानून होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन एक मिनट,
ये रिएक्शंस आखिर होते ही क्यों हैं? क्या मोटिवेशन है इनके पीछे? खैर, इसका जवाब छिपा है मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करने वाली कुछ अनदेखी ताकतों में, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो रिएक्शंस का सारा खेल असल में दो तरह के प्लेयर्स के बीच होता है। एक तरफ है इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन गरीब होते हैं। और दूसरी तरफ है न्यूक्लियोफाइल्स, यानी न्यूक्लियस लविंग, जिनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बस एक इलेक्ट्रॉन अमीर और एक इलेक्ट्रॉन गरीब के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वही रिएक्शन करवाता है। बिल्कुल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली बात है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो सिग्मा बॉन्ड्स यानी सिंगल बॉन्ड्स में हमेशा मौजूद रहता है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी है। ये सिर्फ पाई बॉन्ड्स यानी मल्टीपल बॉन्ड्स में तब दिखता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट पास आता है। मतलब एक मेहमान की तरह है जो आने पर ही असर दिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह टिक कर नहीं बैठते, वो पूरे स्ट्रक्चर में फैले होते हैं। ऐसे में हम एक सिंगल डायग्राम से उस मॉलिक्यूल को ठीक ठीक नहीं दिखा सकते। इसी को कहते हैं रेजोनेंस। हमें कई अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं और जो असली मॉलिक्यूल होता है वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक मिला जुला रूप, एक हाइब्रिड होता है। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। याद है वो पहेली? एक फॉर्मूला लेकिन गुण अलग अलग। अब हम मॉलिक्यूल्स की इसी पहचान के संकट को समझेंगे, इनके हम शक्लों की दिलचस्प दुनिया को जानेंगे। इस फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। और यही वो वजह है कि क्यों एटम्स का एक ही सेट बिल्कुल एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर और इसीलिए अलग अलग प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म का एक बहुत कॉमन टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि डबल बॉन्ड के आसपास ग्रुप्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। अगर एक जैसे ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर हैं तो उसे हम कहते हैं सिस, और अगर वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं तो वो कहलाता है ट्रांस। और ये जो सिस और ट्रांस का छोटा सा फर्क है ना, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे जबरदस्त असर डालता है। इस टेबल को ही देख लीजिए। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है लेकिन वो कम स्टेबल होता है। वहीं ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिर्फ एक अरेंजमेंट बदलने से इतना बड़ा फर्क। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल दुनिया में इसके बहुत गहरे मायने हैं। किसी मॉलिक्यूल का खास शेप, उसकी 3D बनावट, ये सब कुछ तय करती है, दवाओं से लेकर हमारे शरीर के अंदर चल रही बायोलॉजिकल प्रोसेस तक। सोचिए, एक आइसोमर जिंदगी बचाने वाली दवा हो सकता है तो ठीक उसी फॉर्मूले वाला दूसरा आइसोमर जानलेवा जहर भी हो सकता है। इतना जरूरी है ये। तो सार ये है कि मॉलिक्यूल्स की दुनिया में स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, अरेंजमेंट ही पहचान है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर हम एटम्स को अपनी मर्जी से बिल्कुल सटीक तरीके से अरेंज करने में माहिर हो जाएं, तो हम भविष्य में कौन कौन सी नई चीजें, कौन सी नई दवाएं बना सकते हैं, ये सोचना ही कितना कमाल का है। और यही आने वाले समय में केमिस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। कार के पेट्रोल में, हमारे फोन के प्लास्टिक में और किचन के गैस सिलेंडर में आखिर एक जैसी बात क्या है? इसका जवाब उन छोटे छोटे अणुओं में छिपा है जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन जो हमारी आज की दुनिया को चला रहे हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, इन सब के पीछे यही हाइड्रोकार्बन है। ये दिखने में बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन असल में इतने काम के हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के असली अनसंग हीरो हैं। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये हैं क्या और इतने खास क्यों हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन की बेसिक कहानी क्या है। फिर हम इसके 3 मुख्य परिवारों से मिलेंगे, एकदम शांत और स्थिर एल्केन, फिर थोड़े रिएक्टिव एल्कीन और आखिर में सुपर एनर्जेटिक एल्काइन। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि ये अदृश्य मॉलिक्यूल्स हमारी दुनिया में दिखने वाली चीजें कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, हाइड्रोकार्बन की एकदम बेसिक बातें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मॉलिक्यूल सिर्फ 2 चीजों से बने हैं, हाइड्रोजन यानी हाइड्रो और कार्बन, बस। और यही इनकी खूबसूरत सिंप्लिसिटी है जो इन्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप कह सकते हैं, बुनियादी ईंट बनाती है। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। हम इनको अलग अलग परिवारों में कैसे बांटते हैं, ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है कि कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं।
क्या उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड? बॉन्ड का ये छोटा सा फर्क इनकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले परिवार पर, यानी एल्केन, जो अपनी स्टेबिलिटी और सादगी के लिए जाने जाते हैं। अब इन्हें संतृप्त या सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? अच्छा, इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक बस है जिसमें हर सीट पर एक हाइड्रोजन का एटम बैठा हुआ है। कोई भी सीट खाली नहीं है। हर कार्बन एटम ने जितने हो सकते थे उतने हाइड्रोजन एटम से दोस्ती कर लिया है, और यही चीज इन मॉलिक्यूल्स को काफी शांत और स्टेबल बनाती है। और इस परिवार का एक सिंपल सा रूल है, एक फॉर्मूला CnH2n+2। ये केमिस्ट्री की रेसिपी बुक जैसा है। अगर हमें पता है कि कार्बन एटम कितने हैं तो हम इस फॉर्मूले से हमेशा पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम चाहिए होंगे। कोई गैसवॉक नहीं। यहां देखिए इस परिवार के कुछ जाने पहचाने चेहरे। ये नाम शायद सुने सुने लग रहे होंगे। मीथेन, जो हमारी नेचुरल गैस का मेन हिस्सा है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिन्हें हम सब LPG सिलेंडरों में इस्तेमाल करते हैं, और पेंटेन तक आते आते ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है। चलिए अब अगले परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि जब कहानी में एक डबल बॉन्ड का ट्विस्ट आता है तो क्या होता है। अब यहां सबसे बड़ा फर्क यह है कि एल्कीन असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड की वजह से इनके पास एल्केन के मुकाबले कम हाइड्रोजन होते हैं। हमारी बस वाली एनालॉजी पर वापस जाएं तो मतलब बस में अभी भी कुछ सीटें खाली हैं, और यही खाली सीटें कुछ और जोड़ने की ये गुंजाइश इन्हें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देती हैं। ये नए रिश्ते बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एल्कीन की रेसिपी है CnH2n, और इनकी सबसे बड़ी पहचान है वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। ये एक दरवाजे की तरह है जो नए एटम्स को अंदर आने के लिए आसानी से खुल सकता है, और इसी वजह से ये कई तरह के केमिकल बनाने के लिए परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक बन जाते हैं। इस परिवार के कुछ मेंबर ये रहे। इनमें से एथीन, जिसे एथिलीन भी कहते हैं, वो बहुत ही खास है। जरा सोचिए, अगर हम लाखों एथीन मॉलिक्यूल्स को एक धागे में मोतियों की तरह पिरो दें तो क्या बनेगा? पॉलीथीन। जी हां, दुनिया का सबसे कॉमन प्लास्टिक जो हमारी बोतलों से लेकर शॉपिंग बैग तक हर जगह मौजूद है। और अब बारी है हमारे आखिरी परिवार एल्काइन की, जो एनर्जी के मामले में एक कदम और आगे हैं। अगर एल्कीन रिएक्टिव थे तो एल्काइन तो समझ लीजिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हैं। इनका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक कसकर खींचे हुए स्प्रिंग की तरह है, जिसमें डबल बॉन्ड से भी कई ज्यादा एनर्जी भरी होती है। ये बस एक मौके का इंतजार कर रहा है कि कब खुले और अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दे। इनकी रेसिपी है CnH2n-2, और इनकी पहचान जाहिर है वो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ही है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी एनर्जी का होता क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एसिटिलीन, जो सबसे मशहूर एल्काइन है। इसे वेल्डिंग टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो ट्रिपल बॉन्ड जलता है तो इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि उससे पैदा होने वाली आग स्टील तक को काट सकती है। तो अब जब हम इन तीनों परिवारों से मिल चुके हैं, चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि इनके कॉमन गुण क्या हैं और असल दुनिया में ये हमारे किस काम आते हैं। सभी हाइड्रोकार्बन्स में कुछ फैमिली ट्रेट्स होते हैं। जैसे ये पानी में नहीं घुलते। कभी पानी पर गिरे तेल को देखा है? बिल्कुल वैसे ही ये पानी से हल्के भी होते हैं। और हाँ, शायद सबसे जरूरी, ये बहुत ज्वलनशील होते हैं। मतलब इनमें आग बहुत जल्दी लगती है, और यही ज्वलनशीलता इन्हें इतना बेहतरीन ईंधन बनाती है। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो असल में हम उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, और सदियों से उनमें जमा सूरज की रोशनी को गर्मी और लाइट के रूप में आज़ाद कर रहे होते हैं। इसी प्रोसेस को कंबशन या दहन कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ जलाने तक ही सीमित नहीं है। इनकी रिएक्टिविटी इन्हें शानदार बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाती है। एल्कीन एक के बाद एक जुड़कर लंबी चेन यानी पॉलीमर बना सकते हैं, जिससे प्लास्टिक बनता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अपने बॉन्ड खोलकर नए एटम्स को जोड़ सकते हैं, और यहां तक कि शांत रहने वाले एल्केन भी अपने हाइड्रोजन एटम की जगह दूसरे एटम को लाकर रिएक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो हर परिवार का अपना एक अलग टैलेंट है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। एल्केन अपने सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे भरोसेमंद ईंधन हैं। एल्कीन अपने डबल बॉन्ड के साथ प्लास्टिक बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और एल्काइन अपने हाई एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ वेल्डिंग जैसे पावरफुल कामों के स्पेशलिस्ट हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल, हर बॉन्ड का अपना एक खास मकसद है।
तो असल में ये वही सरल से दिखने वाले अणु हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को शक्ति दे रहे हैं और उसे आकार दे रहे हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफ के वो अदृश्य नायक हैं जिनकी नींव पर हम सब खड़े हैं। और यही बात हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम इन अणुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, लेकिन इनके स्रोत सीमित हैं। तो आने वाले कल में हम अपनी दुनिया को एनर्जी कैसे देंगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारे